आज हम रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी फर्स्ट पार्ट के लिए जिसमें न्यूट्रिशन कवर कर लिया है, दूसरी वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कवर कर लिया है। अब रेस्पिरेशन आज स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन काफ़ी इजी है, एक्चुअली चैप्टर ही इजी है, बस थोड़ा लेंदी है। तुम लोग को यही लगेगा कि बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत डिटेल्स है इसमें, पर वैसे चैप्टर आसान है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, एक बार एक्टिविटी जल्दी से देख लो। इसमें क्या लिया, लाइम वाटर लिया। तुमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था केमिस्ट्री का, उसमें लाइम वाटर हमने पढ़ा था। और उसके बाद भी स्लेट लाइम, लाइम वाटर, क्विक लाइम, लैमिनेट, इन सब में डिफरेंस तुम लोग को अब आइडिया होगा। नहीं होगा तो जाके वो वीडियो देख लेना, होगा तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना अगर तुम लोग को पता होगा तो। चलो वापस से इसमें आते हैं। हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिया है, रबर क्रॉक से उसको फिट, टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने लाइम वाटर फिल किया। अब ये बच्चा जो है ये क्या कर रहा है, फूंक मार रहा है। अब हम जब एक्सहेल करते हैं तो हम क्या बाहर को निकालते हैं, CO2 निकालते हैं ना। एक्सहेल जब हम करते हैं तो एक्सहेल हम CO2 कर रहे हैं, तो कुछ CO2 जब लाइम वाटर से पास होगा तो लाइम वाटर कैसे हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। CO2 जब लाइम वाटर से पास होता है तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। और यही CO2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। ये तुम्हारे शायद सेकेंड चैप्टर में भी ये सब है कि हाइड्रोजन का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, पॉप साउंड से बर्न होता है। CO2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, वो क्या कहते हैं, CO2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट ये होता है कि वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। तो बस इस एक्टिविटी के थ्रू हमें यही पता लगा कि लाइम वाटर मिल्की टर्न हो रहा है, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ CO2 बता रहा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी वाला पार्ट। सबसे पहले हमें पता है न्यूट्रिशन हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ लिया है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में हम फूड ले रहे हैं वो न्यूट्रिशन की तरह यूज़ हो रहा है सेल में, ताकि हमें एनर्जी मिले। उस एनर्जी को हम डिफरेंट जगह यूज़ करते हैं। एनर्जी से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है बच्चों, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। एनर्जी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ATP। और ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, तो अब एक बार मैं फिर से बोलूँ, सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्यों है, क्योंकि ATP प्रोडक्शन कर रहा है। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। चलो अब हम यहाँ पे फाइनली ATP को बनाने का देखेंगे कि ATP हम बना कैसे सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तुम्हें मैंने बताया था न्यूट्रिशन जब मैंने पढ़ाया था कि एनिमल्स में एनर्जी किस फॉर्म में सेव होती है। एनिमल्स में एनर्जी किस तरीके से सेव होती है, एनर्जी सेव होती है, एनर्जी किस तरीके से सेव होती है, ग्लूकोज के फॉर्म में सेव होती है। किसके, ग्लूकोज के। और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब इसको तो तुम्हें याद कर लेना, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना इस चीज़ से। ठीक है, अब देखो जैसे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन से ये ग्लूकोज आगे को टूटता है। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप जो होता है ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन से ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। उस मॉलिक्यूल का नाम है पायरूवेट। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, पायरूवेट। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, तुम्हारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ग्लूकोज एक रिजर्व एनर्जी के फॉर्म में सेव्ड होता है हमारी बॉडी में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने जितनी एनर्जी यूज़ कर ली, तभी के तभी एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टे हो जाती है। ठीक है, और ग्लूकोज को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी ही भी कहते हैं। इसलिए गर्मी में ग्लूकॉन डी घोल के जब हम पीते हैं तो हम सीधा ग्लूकोज डाल रहे हैं हमारी बॉडी में। ओके, चलो पायरूवेट में टूट जाता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और ये मैंने बता दिया। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म समझते हो ना, हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। सेल के अंदर बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी। और अंदर वाला क्या था, साइटोप्लाज्म था। तो साइटोप्लाज्म में ही सारा एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं।
अभी भी ना आदत नहीं हुई पेन टैब से इतना लिखने की, धीरे धीरे करके मेरी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी प्रोबेबली। चलो, फिर उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग, अच्छा यही प्रोसेस अगर ईस्ट में हो तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन दो प्रकार का है, सबसे पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? एरोबिक में आप ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हो, एनारोबिक में आप ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते हो। एरोबिक में यूज़ कर रहे हो, ना नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें पायरुवेट, अब ये तुम्हें 5.8 याद करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ग्लूकोज है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में टूट जाता है। पायरुवेट में टूटने के बाद अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है तो किस में टूटेगा? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फ़र्क क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन माने बिल्कुल है ही नहीं, निल है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कम है, ठीक है तो पर काफ़ी कम है, सफिशिएंट नहीं है। इस केस में क्या बाहर निकलता है? लैक्टिक एसिड निकलता है और एनर्जी निकलती है। और अगर फाइनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाता है, लिविंग सेल में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में निकल आता है। यहाँ तक समझ गए? फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। ग्लूकोज था 6 कार्बन C6H12O6, ठीक है। फिर उसके साइटोप्लाज्म में वो टूट गया पायरुवेट में, जिसमें 3 कार्बन थे। अब उसके साथ 3 चीज़ें हो सकती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला केस इंसानों में नहीं होता है, ये ईस्ट वगैरह में होता है, ब्रेड बनाने के काम आता है, ठीक है। ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है ना शराब बनाने वाली, उसमें भी काम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे यूज़ होता है इथेनॉल। अच्छा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? या तो इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत दिन बाद तुम भागने जाते हो, तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाता है ना काफ़ी ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी यूज़ करने की आदत नहीं थी और एकदम से तुम्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है बॉडी में, इसे कहते हैं तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और हमें क्रैम्स आते हैं। इसलिए हमें ना रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, भाग तो लेना चाहिए। लुक हुई सेइंग, मैं तो खुद नहीं कर पाती हूँ। चलो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट के 2 केसेस हैं ना, ये ह्यूमन में हो रहे हैं, ऊपर वाला तो ह्यूमन का केस नहीं है, ठीक है। ये वाला मैंने तुम्हें सारा बता दिया है, ये सब मैंने बता दिया है। एक चीज़ याद रखना, जो एरोबिक प्रोसेस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है कंपेयर टू एनारोबिक में। एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी निकलती है, लैक्टिक एसिड्स के कारण क्रैम आ जाता है, दैट्स इट। चलो नीचे पढ़ते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल एटीपी। एटीपी एक फ्यूल की तरह काम करता है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते हैं ताकि वो चले। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी एनर्जी चाहिए ताकि वो चले, तो एटीपी फ्यूल है हमारी बॉडी का। एटीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। एटीपी एनर्जी करेंसी है। सेलुलर प्रोसेस मतलब सेल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी रिलीज जो होती है वो एटीपी बनाने में, अच्छा देखो, एडीपी डाई फॉस्फेट में फॉस्फेट ऐड होता है तो एडीपी पी मॉलिक्यूल एटीपी बन जाता है। देखो, एडेनोसाइन डाई फॉस्फेट मैंने ना ए लिख दिया, एडेनोसाइन है इसका मतलब। डाई मतलब 2 और बना क्या रहे हो? एटीपी बना रहे हो। ट्राई मतलब 3, 2 से 3 हुआ है ना, एक फॉस्फेट ऐड हुआ है। देखो यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड होता है तो ये बन जाता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल दैट यूजेज एटीपी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी का यूज़ किया जाता है और एक्सोथर्मिक में एनर्जी को रिलीज़ करा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एरोबिक पाथ पे डिपेंड करता है। एरोबिक माने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। तो हमें फॉर पर्टिकुलर ऑक्सीजन की सफिशिएंट प्रेजेंस इंश्योर करना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाएगा। अब गैसेस एक्सचेंज हम स्टोमेटा के थ्रू भी देखते हैं, ठीक है। स्टोमेटा कहाँ होता है? प्लांट्स में लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है काफ़ी ज़्यादा। और डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, अच्छा देखो क्या होता है कि रात में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, रात में प्लांट क्या करने लग जाता है? रेस्पिरेशन करने लग जाता है। तो एक क्वेश्चन है शायद इन टेक्स्ट में या बैक क्वेश्चन है कि क्या प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं? क्या प्लांट कभी रेस्पिरेशन भी करते हैं? रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं, ठीक है, एक होता है रेस्पिरेशन और एक होता है
फोटोसिंथेसिस। देखो रेस्पिरेशन में एक्सहेल क्या किया जाता है, क्या एक्सहेल करते हो तुम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल क्या करते हो, ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस में एक्सहेल क्या किया जाता है, हमारा ऑक्सीजन। और इनहेल क्या किया जाता है, तुम्हारा CO2। ठीक है, तो अब देखो प्लांट्स रात में रेस्पिरेशन करना चालू कर देते हैं और दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर हमारे केस में ये चीज़ नहीं होती है, हम पूरे टाइम ही रेस्पिरेशन करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, फिर आता है एनिमल के पास पर्टिकुलर ऑर्गेन इवॉल्व हो चुके हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सके। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास तो हमारे पास क्या है, लंग्स है। ठीक है, पर जो पानी के नीचे रहते हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बोला है कि तुम ऑब्जर्व करो फिश को एक्वेरियम में, तो उसके पास गिल स्लिट होंगे, ऑपरकुलम होगा। तुमने देखा होगा एक मछली को एक्वेरियम में ध्यान से देखना, एक गिल स्लिट होता है, एक ऐसा। अब मेरी ड्राइंग तो बहुत बेकार है, लेट मी ट्राई। देखो मछली है, लग रही है तुम लोगों को। ठीक है, ये हमारी मछली है और यहाँ पे ना एक गिल स्लिट होता है, ऐसे करके गिल स्लिट होते हैं कि अंदर बाहर हल्का हल्का करता रहता है, इससे पर्टिकुलरली इसके नीचे ही गिल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने यही गिल्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल कवर हो गया है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। क्या पानी के नीचे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है? बिल्कुल होता है, तभी तो मछलियाँ सांस ले पाती है, अदरवाइज सांस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है, देखो यहाँ पे है मछलियाँ काफ़ी तेज़ सांस क्यों लेती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल इज़ क्वाइट हाई, ऐसा कोई क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में है, तो इसका आंसर है क्योंकि अमाउंट जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजॉल्व होता है काफ़ी कम होता है। इस कारण से ब्रीदिंग रेट जो होता है एक्वाटिक एनिमल का काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल माने जो लैंड पे रहते हैं, हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, और एक्वाटिक माने जो पानी में रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, एक्वाटिक एनिमल तेज सांस क्यों लेते हैं? आंसर क्या होगा, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन काफ़ी कम होता है। अब आता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज़ करता है एटमॉस्फेयर से। जो ऑक्सीजन जो होता है डिफरेंट, ऑक्सीजन इज़ अ डिफरेंट ऑर्गेन होता है डिफरेंट एनिमल्स में। सारे ऑर्गेन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो अपनी बॉडी के अंदर ले जा सके। ठीक है, अब हम इंसान ह्यूमन बींग्स वाला पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स की स्टार्टिंग में एक बार ये डायग्राम देखो। ये फिगर में तुम्हारे पास नेसल पैसेज है, नाक वाला पैसेज, और फिर माउथ की कैविटी नीचे, एक होता है फैरिंग्स, एक होता है लैरिंग्स। ठीक है, विंड पाइप एक पीछे, ये जो फैरिंग्स है विंड पाइप है। ट्रैकिया देखो फर्दर ये विंड पाइप का एक्सटेंशन है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज इज द सॉफ्ट बोन, कहाँ प्रेजेंट होती है, और नाक में, कान में जो बोन्स होती है, तुम इसको मोड़ सकते हो ना, अपनी नाक को प्रेस करके देखो। ठीक है, वैसे कोई बोन प्रेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। फोल्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। कान को भी फोल्ड कर सकते ना, थोड़ा मोड़ा। तो कार्टिलेज क्या होती है, बेसिकली सॉफ्ट बोन होती है। तो ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि ये ट्रैकिया कभी कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, ये अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना तो तुम्हारी सांस नहीं आएगी, और फिर अगर एक बार तुम्हारी सांस रुक जाती है तो फिर कोई भी प्रोसेस सही से काम नहीं करेगा। यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। फिर उसके बाद तुम्हारे पास एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लंग्स के अंदर पहुँचते हैं। लंग्स के बाहर बना रखा है रिबकेज, रिबकेज प्रोटेक्ट करके रखता है। बीच में यहाँ पे दो लंग्स के बीच में हार्ट भी प्रेजेंट होता है। फिर ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर सैक और डायफ्राम। डायफ्राम, ये देखो ये जो चीज़ है ये डायफ्राम है। क्या होता है, एक मिनट में लंग्स बनाती हूँ। ये देखो, जब लंग्स में ऑक्सीजन भर जाता है, ये डायफ्राम नीचे को चला जाता है। डायफ्राम कहाँ चला जाता है, नीचे को। अब ये ऑक्सीजन हमें बाहर निकालना है, तो ये डायफ्राम का शेप ऐसे से ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जब एक्सहेल करोगे ना तो डायफ्राम उल्टा हो जाता है। अब ये प्रेशर बनाएगा, ऊपर जो लंग्स है, इसके ऊपर जो लंग्स है उसको धक्का देगा और हम फोर्स एक्सहेल कर लेंगे। तो हमेशा ये डायफ्राम का ना थोड़ा थोड़ा शेप चेंज होता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ताकि लंग्स एक्सहेल और इनहेल करते रहे। ठीक है, चलो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग में हमारे नेसल पैसेज में ना फाइन लेयर है बालों की।
दैट्स इट, दैट इज़ कि हमारे जो नाक का पैसेज है उसके अंदर बाल प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ जो हमारे नाक के अंदर से लंग्स को जाने वाली है वहीं पे साफ़ हो जाए, ठीक है। और एयर पास हो जाती है, फिर वो थ्रॉट से फ्रॉम हेयर एयर पासेस थ्रू द थ्रॉट एंड इनटू द लंग्स, और फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो जाए। फिर उसके बाद देखो लंग्स के विद इन द लंग्स, अब लंग्स के अंदर अगर हम देखें तो डिवीज़न होता है छोटी छोटी ट्यूब्स का, जिन्हें कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ाती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। मतलब देखो ये तुम्हारी विंड पाइप थी, इससे फर्दर ब्रोंकाई, ये जो ये ऐसे ऐसे करके डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं इसमें, और हर ब्रांच के एंड में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई कहते हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई। अब एल्व्यूलाई का काम क्या होता है? ये सारा लंग्स के अंदर है, ये सारा जो है लंग्स के अंदर है। सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का बढ़ाती है, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन। मानिए जो एल्व्यूलाई की मेम्ब्रेन होगी काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, बहुत डेलिकेट सी पतली सी होती है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स यहाँ से ऑक्सीजन उठा के पूरी बॉडी में ले जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स आता है, ऑक्सीजन उठाता है और वैसे पूरी बॉडी ने हार्ट के पास लेके जाएगा, हार्ट फिर पंप करेगा। तो एल्व्यूलाई क्या करता है? सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और एब्जॉर्प्शन नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ाता है। ऐसा ही केस हमने डाइजेशन में पढ़ा था ना, विली होते थे उसके अंदर, वो सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन बढ़ा देते थे, एब्जॉर्प्शन। चलो फिर उसके बाद आता है विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड स्मॉलर ट्यूब जो टर्मिनेट होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्व्यूलाई में। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्व्यूलाई की वॉल्स जो होती है उसके आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और जब हम रिब्स को लिफ्ट करते हैं या फ्लैटन करते हैं तो हमारा डायफ्राम भी उसके साथ साथ ऊपर नीचे कर रहा होता है, बिकॉज एयर जब लंग्स के अंदर आती है तो लंग्स फुली एक्सपैंड हो जाते हैं। जैसे बैलून में हम हवा भरते हैं तो बैलून का शेप चेंज हो जाता है ना, ऐसे ही लंग्स के अंदर जब हम हवा इनहेल करते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं, और लंग्स से जब हम एक्सहेल करेंगे तो थोड़े से उनकी वॉल्यूम में कम हो जाएगा। अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या सारे लंग्स की हवा बाहर आ जाती है? आंसर इज़ नो, थोड़ी हवा ना हमेशा रह जाती है, नहीं तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा ना लंग। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेड, और यही पूरी बॉडी में फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। इसके साथ साथ हमारे वाला पार्ट कंप्लीट होता है, बट जब बॉडी का साइज़ बड़ा होता है तो डिफ्यूजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कारण से ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। अच्छा हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा सुन लो। हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज बता दो ज़रा कितनी है? हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन के अंदर एक शब्द आता है हीम। हीमोग्लोबिन के अंदर एक शब्द आ रहा है ना हीम। हीम का मतलब होता है आयरन। हीम का मतलब क्या होता है? आयरन। ये आयरन को बड़ा प्यार होता है ऑक्सीजन के साथ, इस आयरन को बड़ा प्यार होता है ऑक्सीजन के साथ। तो जिनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में कमी हो जाती है, एनेमिक हो जाते हैं। उसके कारण से क्या हो जाते हैं? एनेमिक हो जाते हैं। और जो लोग एनेमिक होते हैं वो काफ़ी लेज़ी भी हो जाते हैं, ठीक है। लेज़ी एज एन उनसे काम नहीं होता ज़्यादा, वो जल्दी थक जाते हैं क्योंकि बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है। और हमने पढ़ा है ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP। इसलिए लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनानी चाहिए ताकि लोहा हमारी बॉडी में जाए और वो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करे। चलो ट्रांसपोर्टेशन, और ये थोड़ा वाला पार्ट ये वाला रह गया, लंग्स कैंसर वाला और ये टबैको हुक वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। पहले मैं कोशिश करूँगी चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म कराऊँ। समझ आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ऐसे मुझे नहीं पता लगता कि तुम तक पहुंच रहा है, तुमको समझ आ रहा है या नहीं। और मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो, और डू लेट मी नो यार तुम लोग को कैसा लगा। चलो नेक्स्ट वीडियो लेसन मिलते हैं।